आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रभाविता तथा वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत के अंतर्गत। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के नियम। तो दो मेंडल के नियम हम लोगों ने पढ़े थे, एक तो था लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इन दोनों के बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रभाविता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, इन सब के बारे में हम लोग ऊपर जो पढ़े हैं उसमें जान चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको क्रमबद्ध किस तरीके से मेंडल ने किया इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो हमने ऊपर पढ़ा है कि जिसे आज हम लोग जीन कहते हैं उसी को मेंडल ने कारक कहा था। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त यानी डिस्क्रीट इकाइयों द्वारा होते हैं। तो एक ऐसी चीज पाई जाती है जिसको मेंडल ने कारक कहा, आज हम लोग उसे जीन कहते हैं। उस जीन में निहित गुण लक्षण ही अगली पीढ़ी में जाते हैं, जिसे हम वंशागत कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त इकाइयों द्वारा होते हैं, यानी फैक्टर होते हैं जिनके कारण ही किसी प्लांट या एनिमल के लक्षणों का निर्धारण होता है। दूसरा कह रहा है कारक जोड़ों में होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो फैक्टर होते हैं, जो लक्षण को निर्धारित करने वाले बिंदु होते हैं, वो दो होते हैं, यानी जोड़े में होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते थे? एलील कहते थे। जैसे दो ही प्रकार के जोड़े होते हैं, जैसे सुख और दुख होता है, दिन रात होती है। तो इसी प्रकार से गोरा काला रंग होता है। तो मतलब दो ही कैरेक्टर आप देख रहे हैं। तो जो फैक्टर होते हैं, जो लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाते हैं, वो जोड़ों में होते हैं। ये कहने का मतलब है। अब कह रहा है कि यदि कारक जोड़ों के दो सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, अर्थात एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा हमने देखा कि स्वपरागण करा के हमने शुद्ध पौधा जो प्राप्त किया था, कैपिटल टी यानी लंबा वाला और स्मॉल टी यानी बौना वाला, जब उनके बीच क्रॉस कराते हैं और पहली पीढ़ी यानी F1 में जो जीनोटाइप प्राप्त हुआ वो कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ, जीनोटाइप। और फिनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब जो लक्षण निर्धारित करने वाली जीन है, जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिनोटाइप का मतलब दृश्य रूप, जो हमें दिखाई दे रहा है, यानी पौधा लंबा है कि बौना है। तो F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे हमें प्राप्त हुए थे। इससे ये पता चलता है कि जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी पर प्रभावी है। तो वही बात कह रहा है कि प्रभावी और अप्रभावी दो प्रकार के लक्षण होते हैं। जो कारक अपना गुणधर्म प्रकट कर ले जाता है उसे प्रभावी, और जिसका छुपा रहता है उसे अप्रभावी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी लंबेपन का प्रतीक है, तो पौधा चूँकि लंबा है इसलिए कैपिटल टी को हम प्रभावी कहेंगे और स्मॉल टी को हम अप्रभावी कहेंगे। अब देखिए आगे कह रहा है कि F1 में केवल एक जनक लक्षण का प्रकट होना तथा F2 में दोनों जनक लक्षणों का प्रकट होना प्रभाविता के नियम के द्वारा समझा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे हुए, लेकिन F2 में लंबे और बौने दोनों हुए, और लंबे और बौने का अनुपात क्या था? 3:1 का था। 75% लंबे और 25% बौने। इस तरह से अनुपात था, जैसा हमने ऊपर पढ़ा। तो जायज सी बात है कि ये बात निकल करके सामने आई कि लक्षणों का मिक्सिंग नहीं हुआ, मिश्रण नहीं हुआ, वो अपने लक्षण प्रकट किए। पहली बार सारे पौधे लंबे थे, लेकिन अगली बार जब F2 पीढ़ी में हमने बोया तो लंबे और बौने वाले अलग हो गए। इसका मतलब कि कुछ चीज़ है जो दूसरे लक्षण को दबा रही है, उसको प्रभावी नहीं होने दे रही है, इसीलिए इसको प्रभाविता का नियम कहते हैं।
चलो लक्षण मिक्स नहीं हुए, वो अपने अपने जगह पे अलग अलग रहे, बस ये हुआ कि कभी कोई प्रकट हुआ कभी कोई नहीं प्रकट हुआ। क्यों नहीं प्रकट हुआ? क्योंकि कोई उन न प्रकट होने वाले लक्षणों को दाबे हुए था। तो इस प्रकार से प्रभाविता का नियम है। अब अगला है विसंयोजन नियम, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब अलगाव, जो जोड़े में है उस जोड़े से अलग होना। तो जाहिर सी बात है कि कह रहा है कि इस नियम का आधार यह तथ्य है कि एलील आपस में घुल मिलकर सम्मिश्रण नहीं हो पाते और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है। तो जैसा हमने देखा कि F1 में सारे पौधे लंबे थे, लेकिन जब उनको बोया गया तो F2 में लंबे और बौने का 3:1 का अनुपात था, यानी जो एलील के लक्षण थे वो आपस में घुले मिले नहीं, सम्मिश्रण नहीं हुआ, मिक्सिंग नहीं हुई, बल्कि F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति होती है। लंबा और बौना फिर से 3:1 के अनुपात में आता है, जैसा पौधा हम लोग लिए थे लंबे और बौने। भले ही F1 पीढ़ी में एक प्रकट नहीं होता, भले ही F1 में सारे लंबे पौधे हो गए, बौने वाला नहीं हुआ, लेकिन मिक्सिंग नहीं हुई, घुल मिल नहीं गए लक्षण, बल्कि अलग अलग ही रहे। यद्यपि जनकों में दोनों एलील विद्यमान होते हैं, तो कह रहा है जो पेरेंट्स होते हैं उनमें दोनों प्रकार के एलील होते हैं, लंबे और बौनेपन के, लेकिन युग्मक बनने के समय कारकों के एक जोड़े या एलील के सदस्य विसंयोजित हो जाते हैं और युग्मक को दो में से एक ही कारक प्राप्त होता है। तो लक्षण तो दोनों रहते हैं, एलील जोड़े में चूंकि होते हैं, लेकिन जब युग्मक यानी गैमीट बनता है तो गैमीट बनने के समय चूंकि जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी में बंटवारा होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो कैपिटल टी एक तरफ चला जाएगा, स्मॉल टी एक तरफ चला जाएगा। तो कैपिटल टी वाले गैमीट अलग होगा, स्मॉल टी वाला गैमीट अलग होगा। और चूंकि ये कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हो जाते हैं, इसीलिए इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी विसंयोजन का नियम। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है। समयुग्मनजी कारक, समयुग्मनजी जनक द्वारा उत्पन्न सभी युग्मक समान होते हैं, जबकि विषम युग्मनजी जनक दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न करता है, जिनमें समान अनुपात में एक एक एलील होता है। तो ध्यान दीजिए, दो प्रकार के शब्द हम लोगों ने पढ़े थे, एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर स्मॉल टी। तो ये हमारे समान प्रकार के एलील हैं। कैपिटल टी है तो ये भी कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है तो ये भी स्मॉल टी है। इनको समयुग्मनजी यानी होमोजाइगस कहते हैं। और जिसमें अलग अलग प्रकार के हैं इसको हेटेरोजाइगस कहते हैं, इसको हेटेरोजाइगस कहते हैं। इन दोनों को हम लोग होमोजाइगस कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं। तो इन शब्दों का आप लोग ध्यान दीजिए। तो जो होमोजाइगस जनक होगा उसके जो गैमीट बनेंगे, तो कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, यही होमोजाइगस या समयुग्मनजी है। तो दोनों तरफ कैपिटल टी जाएगा, यानी समान प्रकार के गैमीट बनेंगे। तो वही बात कह रहा है कि विषम युग्मनजी जनक दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न करता है, जिनमें समान अनुपात में एक एक एलील होता है, जबकि समयुग्मनजी जनक में सभी युग्मक समान प्रकार के होते हैं। अब देखिए आगे आ जाता है अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अभी हमने देखा कि कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल टी अगर अपना लक्षण प्रकट करता है तो पौधा लंबा होता है, और जब कैपिटल टी नहीं होता यानी स्मॉल टी होता है तो पौधा बौना होता है, क्योंकि कैपिटल टी नहीं है। इसलिए कैपिटल टी का जब है ही नहीं तो प्रभाव की क्या बात करें, तो इसलिए पौधा बौना होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों हो
तो पौधा न लंबा हो न बौना हो, बीच की लंबाई का हो जाए लंबे बौने के, ऐसा नहीं होता। लेकिन कई जगह इस चीज का अपवाद है कि प्रभाव पूरी तरह से काम नहीं करता, इसीलिए अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की भी चर्चा हम लोगों को करनी पड़ी। तो इसको देखते हैं, ये फिगर बनाया गया है, इस फिगर के बाद हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। तो इस फिगर को देख करके हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है जनक पीढ़ी। तो जनक पीढ़ी मतलब पेरेंटल जो पीढ़ी है, उसमें लाल फूल और सफ़ेद फूल के दो हम लोगों ने पुष्प लिए हैं पौधों के। तो एक हमारा कैपिटल आर है यानी शुद्ध लाल है, और एक स्मॉल आर है यानी शुद्ध श्वेत यानी सफ़ेद है, जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली दोनों तरीके से, क्योंकि जीनोटाइप भी प्योर है, कैपिटल आर है, तो इधर स्मॉल आर। और फिनोटाइप की बात करें तो दृश्य रूप, फिनोटाइप का मतलब दृश्य रूप, तो दिखाई देने में ये लाल है और ये सफ़ेद है। अब इनका जब हम लोग संकरण कराएंगे तो जैसा हमने आपको बताया था कि इस तरह से चौकोर वो बना लेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणा होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर। तो सब में कैपिटल आर स्मॉल आर बनेंगे। जब कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब है कि ये हमारा कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों यहाँ पर साथ में आ गए। तो देखिए अभी जब लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने प्रभाविता का नियम पढ़ा था तो वहाँ क्या था कि पौधा लंबा ही होता था, या नीले और सफ़ेद कलर के फूल को लेते थे तो कलर नीला ही होता था, लेकिन यहाँ देखिए गुलाबी हो गया, सारे गुलाबी हो गए क्योंकि सब में कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसका मतलब कि सफ़ेद और लाल रंग वाले दोनों लक्षण मिक्स हुए, यहाँ मिक्सिंग हो गई। अभी तक मिक्सिंग नहीं होती थी, यहाँ मिक्सिंग हो गई। तो इस मिक्सिंग के कारण क्या हुआ कि ये फूल का रंग गुलाबी हो गया F1 पीढ़ी में। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे जब फिर हम इनका संकरण कराएंगे तो देखिए यहाँ पर बना के दिखाते हैं। तो हमारे कैपिटल आर और स्मॉल आर मिला था, कैपिटल आर और स्मॉल आर लिख देते हैं। फिर इनको कैपिटल आर इसका कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका स्मॉल आर। तो जब ऐसा हुआ तो ये प्योर वाला जिसमें कैपिटल आर है ये तो रेड हुआ, लेकिन ये जो मिक्सिंग वाले हैं दोनों, ये मिक्सिंग वाले हमारे गुलाबी हो गए, पिंक हो गए, पिंक मतलब गुलाबी हो गए, और ये वाला केवल हमारा व्हाइट रहा। तो ऐसे लक्षण प्रकट हुए। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कैपिटल आर वाला गुलाबी है, ये दोनों पिंक है, कैपिटल वाला हमारा लाल है, ये दोनों गुलाबी हैं और ये सफ़ेद है। तो ये स्थिति निकल के सामने आई। तो फिनोटाइप अनुपात क्या है, फिनोटाइप का मतलब दिखाई देने वाला दृश्य रूप। तो एक लाल है, दो गुलाबी है, एक सफ़ेद है, एक लाल दो गुलाबी एक सफ़ेद। और जीनोटाइप यानी जीन कैसे हैं, तो एक आर है, दो आर स्मॉल आर है और एक स्मॉल आर है, तो 1 2 1 का अनुपात हो गया। और ये पौधे का नाम क्या है जिस पर हमने किया है काम, नाम है स्वान पुष्प नामक पौधे में एक संकर संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी एक लक्षण को लेकर के क्रॉस कराया गया कि परिणाम यहाँ पर एक एलील दूसरे के ऊपर अपूर्ण प्रभावी है, पूरी तरह प्रभावी नहीं है, इसलिए लाल और सफ़ेद रंग के बीच में गुलाबी फूल भी आने लगे। अब इसको देखते हैं। अब इसको स्वान पुष्प नामक पौधे को अंग्रेजी में स्नैप ड्रैगन या एंटी राइनम भी बोलते हैं।
अब देखें जो लिखा गया है इसको पढ़ते हैं, बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा। कह रहा है जब मटर वाले पौध प्रयोग को अन्य विशेषकों के संदर्भ में दोहराया गया तो पता चला कि कभी कभार F1 में ऐसा फिनोटाइप आ जाता है जो किसी भी जनक से नहीं मिलता जुलता और इनके बीच का सा लगता है। जैसे यहाँ पर देखें लाल पौधा है, लाल फूल है, सफ़ेद फूल थे, लेकिन इनके बीच के रंग गुलाबी वाले भी फूल उत्पन्न हुए। तो स्वान पुष्प यानी स्नैप ड्रैगन या एंटीराइनम में पुष्प रंग की वंशागत या पूर्ण प्रभाविता को समझने के लिए अच्छा उदाहरण है। तो ध्यान दीजिए, हमारा ये पौधा स्नैप ड्रैगन या एंटीराइनम अपूर्ण प्रभाविता का एक एग्जाम्पल है और यहीं पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम लोग समझ सकते हैं। कह रहा है तद्रूप प्रजननी लाल फूल वाली RR यानी जो हमने लिया है लाल फूल वाला पौधा कैपिटल R और तद्रूप प्रजननी सफ़ेद फूल वाली यानी स्मॉल r प्रजाति के संकरण के परिणाम स्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों R का स्मॉल r वाली प्राप्त होती है। तो R का स्मॉल r वाले हमारे गुलाबी हो गए। चित्र 4.6 जब इस F1 संतति को स्वयं परागित किया गया तो परिणामों का अनुपात 1:1 में लाल गुलाबी और सफ़ेद का था, जैसा हमने यहाँ पर देखा। यहाँ पर जीनोटाइप अनुपात वही था जो किसी भी मेंडलीय एक संकरण के संकरण में संभावित होता, किंतु फिनोटाइप अनुपात अर्थात 3:1 प्रभावी अप्रभावी बदल गया। तो यहाँ पर 3:1 का रेशियो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 1:1 का रेशियो आया, जैसा कि पूर्ण प्रभाविता में 3:1 का अनुपात था, यहाँ अप्रभाविता में 1:1 का अनुपात आ गया। इस उदाहरण में कैपिटल R कारक स्मॉल r कारक पर पूर्णतः प्रभावी नहीं रहा, पूरी तरह से प्रभावी नहीं तो गुलाबी आता ही नहीं। अतः लाल RR सफ़ेद RR से गुलाबी कैपिटल R स्मॉल r प्राप्त हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है प्रभाविता नामक संकल्पना का स्पष्टीकरण। तब प्रभाविता वास्तव में क्या है कि कुछ एलील प्रभावी और कुछ अप्रभावी क्यों होते हैं। इन बातों को समझने के लिए आवश्यक हो जाता है कि जीन का कार्य समझा जाए कि जीन का काम क्या है। तो आप जानते ही हैं कि जीन में विशेषक को अभिव्यक्त करने की सूचना निहित रहती है। तो एक दिशा निर्देश है जो उसमें फिट रहता है। तो ध्यान दीजिए कि जीन में विशेषक को अभिव्यक्त करने के लिए सूचना निहित रहती है, यानी कोई स्पेशल कैरेक्टर को व्यक्त करने के लिए वहाँ पर क्या होती है कि सूचना निहित रहती है। द्विगुणित जीवों में एलील के जोड़ों के रूप में प्रत्येक जीन के 2 प्रारूप विद्यमान होते हैं। तो जितने भी डिप्लॉयड एनिमल हैं, जैसे हम लोग हैं 46 गुणसूत्र हैं, बढ़ते हैं अर्धसूत्री में 23। तो इस प्रकार से कह रहा है जितने द्विगुणित जीव हैं उनमें एलील के जोड़े के रूप में प्रत्येक जीन के 2 प्रारूप विद्यमान हैं। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, रंग लाल और सफ़ेद था, पौधे का लंबाई लंबा और बौना था, तो 2 लक्षण थे। तो कह रहा है ये आवश्यक नहीं है कि एलील के जोड़े हमेशा एक जैसे हों, जैसे कि विषम युग्मनज यानी हेट्रोजाइगस में होता है। तो ये आवश्यक नहीं कि हमेशा जो एलील हो हमारा वो एक जैसे ही हो, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी तो एक जैसे हैं। कैपिटल टी में दोनों टी बड़े हैं, स्मॉल टी में दोनों टी छोटे हैं, तो एक जैसे हैं। तो कह रहा हमेशा ऐसा नहीं होता, जैसे कि हेट्रोजाइगस या विषम युग्मनजी में ऐसा होता है, इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा या कैपिटल R और स्मॉल r होगा। तो उनमें से एक एलील की भिन्नता का कारण उसमें आया कोई परिवर्तन हो सकता है। तो जो एक एलील में कुछ अंतर आ गया तो उस अंतर का कारण कह रहा है कि उनमें आया कोई परिवर्तन हो सकता है। विषय में आगे अगले अध्याय में पढ़ेंगे, इस विषय में हम आगे चर्चा करेंगे।
कह रहा है जो एलील में निहित विशेष सूचना को रूपांतरित कर देता है। जो एलील में एक विशेष सूचना जो निहित रहती है उसको जो है रूपांतरित कर देता है या बदल देता है, ऐसा कोई परिवर्तन आ जाता है। अब देखिए आगे कह रहा उदाहरणार्थ एक ऐसी जीन को लिया जाए जिसमें एक विशेष एंजाइम उत्पन्न करने की सूचना है। जैसे अगर हम कोई जीन ले लें जिसमें कोई एंजाइम यानी उत्प्रेरक को उत्पन्न करने की संभावना की मतलब क्षमता है। देखिए जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसी चीज़ को उत्प्रेरक कहते हैं, और जब हम जीवों की बात करते हैं तो उसी चीज़ को एंजाइम का नाम दिया जाता है। कैटालिस्ट और एंजाइम में क्या अंतर है? कि कैटालिस्ट जो होता है वो जीव के अलावा कहीं भी पाया जा सकता है, जबकि एंजाइम की बात हम जीव में करते हैं। एंजाइम है, हार्मोन, ये सब जीवों में निकलते हैं। तो इस जीन के दोनों प्रतिरूप इसके दो एलील रूप है। तो जीन में जो एक जोड़ी लक्षण की बात है तो एलील कहते हैं हम लोग की एक जोड़ी है, और उन्हीं में ये जो है प्रतिरूप या लक्षण समाहित रहते हैं। कह रहा है मान लेते हैं कि वो सामान्य एलील ऐसा सामान्य एंजाइम उत्पन्न करता है जैसा अधिकतर संभव है, जो एक सबस्ट्रेट यश के रूपांतरण के लिए आवश्यक है। तब ये कह रहा है कि जीन में जो एंजाइम निकल रहा है उसमें ये क्षमता है कि वो एक सबस्ट्रेट के रूपांतरण के लिए वो एंजाइम आवश्यक है। रूपांतरित एलील सिद्धांततः निम्नलिखित में से किसी एक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो सकता है। तो जो एंजाइम निकल रहा है वो जो सबस्ट्रेट है उसके रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है, हो सकता है, और वो किस प्रकार से उत्तरदायी है इसको बताया जा रहा है। तो एक तो सामान्य एंजाइम होगा, या कार्यक्षम एंजाइम, या फिर एंजाइम की अनुपस्थिति। तीन हमारे पास लक्षण हो सकते हैं, तो इनको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सामान्य एंजाइम, द नॉर्मल आर लेस इफिशिएंट एंजाइम आर ए नॉन फंक्शनल एंजाइम आर नो एंजाइम एट ऑल। तो या तो सामान्य एंजाइम हो सकता है या कुछ कम काम करने वाला, या कार्यक्षम ही ना हो, या फिर नो एंजाइम एट ऑल, या एंजाइम हो ही नहीं जीन में। ये तीन प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं कि सामान्य एंजाइम हो, या नॉन फंक्शनल एंजाइम हो, कार्य एंजाइम तो निकले लेकिन काम ना करता हो, और या फिर एंजाइम की अनुपस्थिति हो। तीन स्थितियां हमारे पास आ सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पहले परिवर्तन में रूपांतरित एलील अरूपांतरित एलील के तुल्य है, अर्थात परिणाम स्वरूप यह भी सबस्ट्रेट यश को बदलकर उसी पुराने फिनोटाइप या विशेषक का उत्पादन करेगा। तो पहले परिवर्तन में क्या होगा कि एंजाइम जो होगा वो एंजाइम हमारा सामान्य एंजाइम होगा, नॉर्मल। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब चूंकि सामान्य है तो वही लक्षण प्रकट करेगा जो पहले प्रकट हुए हैं। तो वही कह रहा है कि पहले परिवर्तन में रूपांतरित एलील अरूपांतरित एलील के तुल्य है, अर्थात जो रूपांतरित हुआ है वह बिना रूपांतरण के ही समान है, अर्थात परिणाम स्वरूप यह भी सबस्ट्रेट यश को बदलकर उसी पुराने फिनोटाइप या विशेषक का उत्पादन करेगा। तो इस बात को ध्यान देना। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि in the first case the modified allele is equivalent to the unmodified allele। जो modified allele है वो unmodified allele के ही तुल्य है, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। That is it will produce the same phenotype या trait that is result in the transformation of substrates S, जो कि सबस्ट्रेट यश के रूपांतरण में रूपांतरण कर रहा है। तो ये बात निकल के सामने आई।
अब आगे क्या कह रहा है, इस प्रकार के एलील युग्मों के अनेक उदाहरण हैं, किंतु जब एलील कोई भी एंजाइम नहीं उत्पन्न करता या कार्य अक्षम एंजाइम का उत्पादन करता है तो फिनोटाइप प्रभावित हो सकता है। तो सामान्य एंजाइम निकल रहा है तो जनरली सब में निकल रहा है, तो जैसा लक्षण पुराना होगा वैसे प्रकट होगा, यानी परिवर्तन का कोई विशेष मतलब नहीं है। रूपांतरित या रूपांतरित तुल्य है, मतलब एक एक स्थिति दोनों में। लेकिन अगर एंजाइम उत्पन्न कार्य अक्षम एंजाइम उत्पन्न करे, यानी नॉन फंक्शनल एंजाइम उत्पन्न करे, तो क्या होगा, तो फिनोटाइप प्रभावित हो सकता है। फिनोटाइप विशेषक यानी ट्रेट अरूपांतरित एलील के कार्य के ऊपर ही निर्भर करता है। तो फिनोटाइप या ट्रेट यानी जो दृश्य रूप है हमारा, वो अरूपांतरित एलील के कार्य के ऊपर ही निर्भर करता है। तो ध्यान दीजिए कि दिखाई देने वाली जो स्थिति बनती है जिसको फिनोटाइप कहते हैं, वो एंजाइम एलील के कार्य के ऊपर निर्भर करता है। और कार्य कौन करा रहा है, एंजाइम करा रहा है। सामान्यतः अरूपांतरित यानी कार्यकारी एलील जो मौलिक रूप का प्रतिनिधित्व करती है प्रभावी होती है, तथा रूपांतरित एलील अप्रभावी होती है। तो सामान्यतः अरूपांतरित यानी कार्यकारी एलील जो मौलिक रूप का प्रतिनिधित्व करती है प्रभावी होती है, यानी रूपांतरित ना हो ये डोमिनेंस है, और जो रूपांतरित यानी परिवर्तित हो गई एलील वो हमारी अप्रभावी यानी रिसेसिव है। इसलिए इस उदाहरण में अप्रभावी एलील के दर्शित होने पर या तो एंजाइम बनता ही नहीं है या बने को कार्यक्षम नहीं होता है। तो इसमें अप्रभावी और प्रभावी दो चीजें निकल के आई। तो प्रभावी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखे लिखा है कि जो मौलिक रूप का प्रतिनिधित्व करती है, यानी जैसा बेसिक था पहले वैसा ही रहे तो वो प्रभावी है, डोमिनेंट। और अगर रूपांतरण का जो है प्रतिनिधित्व करती है तो उसे हम अप्रभावी कहते हैं। अगर परिवर्तित हो जाए तो अप्रभावी है, ना परिवर्तित हो तो प्रभावी है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ये एंजाइम का खेल ही है जिसमें हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। अब आगे आ जाता है सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।